हेलो व्यूअर्स, आप सभी की फेवरेट ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं आतिफा। तो आज चर्चा का मुद्दा रहेगा 5 राज्यों में चुनाव आचार संहिता हुई लागू। यह आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित समाचार ऑफिशियल्स रोल आउट प्लान्स टू इंश्योर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल है और साथ ही ये सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के राज्य व्यवस्था खंड से जुड़ा हुआ है। तो चलिए आज के आर्टिकल की शुरुआत करते हैं। हम सभी देखते और जानते हैं कि चुनाव भारतीय राजनीति का सबसे प्रमुख उत्सव है। भारत में आए दिन कहीं ना कहीं चुनावी माहौल बना ही रहता है। कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में पंचायत चुनाव हो रहे होते हैं, तो कभी किसी राज्य में विधानसभा चुनाव हो रहे होते हैं। और इसमें चुनाव की तैयारी चुनाव से भी ज्यादा दिलचस्प होती है। इलेक्शन में खड़े सभी उम्मीदवार और पार्टी के सदस्य उस दौरान ज्यादा ही व्यस्त होते हैं। जुलूस निकालना, सभाएं करना और घर घर जाकर चुनावी प्रचार करना और न जाने कितने ही काम उस दौरान उम्मीदवारों और पार्टी के सदस्यों को करने होते हैं। यही वो समय होता है जब झोला भर भर के चुनावी रेवड़ियां जनता को बांटी जाती हैं। अपनी वाहवाही और विपक्षी पार्टी और उम्मीदवार पर तंज करने का काम भी पूरे जोश खरोश के साथ चलता है। चुनावी बिगुल के बजते ही उम्मीदवार और कार्यकर्ता जोर शोर से इस लोकतांत्रिक उत्सव में भाग लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। और ऐसा ही कुछ माहौल इस समय देश के 5 राज्यों में है, जहां कुछ ही समय के बाद विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इनमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और मिजोरम राज्य शामिल हैं। इन राज्यों में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव की तारीख तय कर दी गई है और इसके साथ ही इन राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। तो ऐसे में आज के इस ऑडियो आर्टिकल के जरिए हम भारत में आदर्श आचार संहिता के महत्व, विकास और उससे जुड़े तमाम दूसरे पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। तो चलिए इन सभी पहलुओं पर बात करने से पहले सबसे पहले ये जानते हैं कि आखिर इस आदर्श आचार संहिता का महत्व क्या है और इसके लागू होने के बाद कौन कौन से कार्य प्रतिबंधित हो जाते हैं। तो आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट ये दिशा निर्देशों या सिद्धांतों का एक ऐसा समूह होता है जो भारत में चुनावी प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये एक व्यापक ढांचा है। इसका मकसद स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करना, राजनीतिक प्रक्रिया की अखंडता बनाए रखना और चुनाव अभियानों के दौरान सरकारी शक्तियों के किसी भी दुरुपयोग को रोकना है। तो जैसा कि हमने अभी पहले कहा कि ये तो हम सभी जानते हैं कि चुनाव के दौरान देश में क्या माहौल रहता है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना, भाषाई मर्यादा का उल्लंघन करना, 2 अलग अलग पार्टियों के समर्थकों के बीच हिंसा हो जाना तो चुनाव के दौरान आम बात है। इसके अलावा चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के द्वारा शक्ति प्रदर्शन और शक्ति का प्रयोग भी बखूबी किया जाता है। जो उम्मीदवार धन के बली होते हैं वो धन के जोर पर चुनाव जीतने का प्रयास करते हैं, तो वहीं जो उम्मीदवार दबंग टाइप के होते हैं वो लोगों को डरा धमकाकर चुनावों में जीतने की कोशिश करते हैं। ये सभी स्थितियां चुनाव आयोग के लिए निष्पक्ष चुनाव कराने में किसी चुनौती से कम नहीं होती हैं। लेकिन वो कहते हैं ना कि जहां समस्या होती है वहां समाधान भी होता है। तो चुनाव आयोग इन चुनौतियों से निपटने के लिए आदर्श आचार संहिता लागू करता है। आदर्श आचार संहिता या मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट चुनाव की तारीख घोषित होने वाले दिन से लागू हो जाती है और चुनाव के नतीजे आने वाले दिन तक संबंधित क्षेत्र या राज्य में लागू रहती है। अगर लोकसभा के चुनाव का समय होता है तो ये पूरे देश में लागू हो जाती है। दरअसल आचार संहिता का प्राथमिक उद्देश्य सुनिश्चित करना होता है कि चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से आयोजित हों। इसके लिए राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के व्यवहार पर कई तरह के प्रतिबंध लगाए जाते हैं। इसके लागू होते ही चुनाव कार्यों से जुड़े अधिकारी, नेता और मंत्रियों से उनकी निजी यात्रा या आवास पर नहीं मिल सकते। इसके अलावा इस दौरान कोई भी नेता या मंत्री सरकारी खर्चे पर अपने सरकारी आवास पर किसी भी तरह की पार्टी का आयोजन नहीं करा सकते हैं। इस समय कोई नई योजना लागू नहीं की जा सकती है। साथ ही ऐसी किसी योजना पर भी काम नहीं किया जा सकता जिसे लागू कर दिया गया है लेकिन उस पर काम नहीं शुरू किया गया है। आचार संहिता लागू होने के बाद सत्ताधारी पार्टी चुनाव से जुड़े किसी भी काम में सरकारी धन और सरकारी संसाधन का प्रयोग नहीं कर सकती। इस अवधि के दौरान कोई भी विधायक, सांसद या विधान परिषद के सदस्य स्थानीय इलाके में डेवलपमेंट फंड से नई राशि जारी नहीं कर सकते हैं।
यहाँ तक कि इस दौरान न तो नए राशन कार्ड बनाए जा सकते हैं और ना ही बीपीएल के पीले कार्ड बनाए जा सकते हैं। तो एक तरह से कहा जाए तो कोई भी लोक लुभावन कार्य इस दौरान नहीं किया जा सकता। आदर्श आचार संहिता लगने पर कोई भी नया सरकारी काम शुरू नहीं किया जा सकता है। आचार संहिता लागू होते ही संबंधित क्षेत्र में धारा 144 लागू हो जाती है और देश में जब कहीं भी सुरक्षा की दृष्टि को लेकर संदेह होता है तो उसके लिए धारा 144 लागू की जाती है। चुनाव के दौरान आचार संहिता लागू होते ही सांप्रदायिक दंगों और किसी भी प्रकार की हिंसा को रोकने के लिए ये धारा लगाई जाती है। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि धारा 144 जहां लगती है उस इलाके में 5 या उससे ज्यादा आदमी एक साथ जमा नहीं हो सकते। इसके तहत जरूरत पड़ने पर इंटरनेट सेवाओं को बंद किया जा सकता है। साथ ही इलाके में हथियारों के ले जाने पर भी पाबंदी होती है और अगर कोई उम्मीदवार इन नियमों का पालन नहीं करता तो उसे दंडित किया जा सकता है। तो निश्चित तौर पर ये सारे ही प्रतिबंध निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद लाभदायक सिद्ध हुए हैं और इनके जरिए सभी राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को बराबर का चुनावी मैदान बनाए रखने में सहायता मिलती है। ये सत्ता में मौजूद पार्टी को चुनावी लाभ के लिए अपनी स्थिति का फायदा उठाने से रोकती हैं और ये सुनिश्चित करती है कि विपक्षी दलों को प्रचार करने और मतदाताओं से जुड़ने का समान अवसर मिले। इसके अलावा आचार संहिता सांप्रदायिक और जाति आधारित अपीलों, घृणास्पद भाषण और उपहारों के वितरण पर प्रतिबंध लगाती है। इससे चुनावी प्रक्रिया की अखंडता की रक्षा होती है और विभाजनकारी रणनीति के माध्यम से मतदाताओं को हेर-फेर करने के प्रयासों को रोका जाता है। ये राजनेताओं को उनकी वित्तीय संपत्ति, आपराधिक रिकॉर्ड और शैक्षिक योग्यता के बारे में सटीक जानकारी प्रदान करने की आवश्यकता के द्वारा उनकी जवाबदेही को भी बढ़ाती है। इससे राजनीतिक व्यवस्था में पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। चुनावों की निष्पक्षता सुनिश्चित करके और कदाचार को रोककर आदर्श आचार संहिता लोकतांत्रिक प्रक्रिया में जनता के विश्वास को बढ़ाने का काम करती है। बदलते समय के साथ इसने चुनाव अभियानों में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के उपयोग जैसी उभरती चुनौतियों का समाधान करने के लिए भी अनुकूलन किया है। इससे डिजिटल युग में भी आदर्श आचार संहिता की प्रासंगिकता सुनिश्चित हुई है। चलिए, अब इतना जानने के बाद ये समझने की कोशिश करते हैं कि आचार संहिता का विकास किस प्रकार हुआ। तो असल में आचार संहिता को पहली बार साल 1960 में भारत के चुनाव आयोग द्वारा राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के लिए दिशा निर्देशों के एक सेट के रूप में अनौपचारिक रूप से पेश किया गया था। ये मुख्य रूप से चुनाव में मर्यादा बनाए रखने और राजनीतिक दलों को चुनावी उद्देश्यों के लिए सरकारी संसाधनों का उपयोग करने से रोकने पर केंद्रित था। इस प्रक्रिया का पहली बार प्रयोग साल 1960 में केरल के विधानसभा चुनाव में किया गया था। हालांकि तब तक इसे कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं थी, लेकिन इसके बाद अगले साल 1962 के लोकसभा के आम चुनावों में पहली बार चुनाव आयोग ने इस संहिता को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों पर लागू किया। तो इस तरह जब इसका महत्व बढ़ गया तो इसे साल 1968 में कानूनी मान्यता मिल गई। इस साल इसे भारतीय चुनाव आयोग ने चुनाव नियमावली में शामिल किया था। साल 1991 में इसमें महत्वपूर्ण संशोधन करते हुए इसके दायरे का विस्तार किया गया। इस संशोधन में आचार संहिता को अधिक व्यापक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। ऐसे ही हाल के वर्षों में चुनाव अभियानों में सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स के प्रभाव को संबोधित करने के लिए भी आचार संहिता के नियमों को अपडेट किया गया है। इसमें राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर दिशा निर्देशों को शामिल किया गया है। गौरतलब है कि चुनाव आयोग समय समय पर आदर्श आचार संहिता को लेकर राजनीतिक दलों से चर्चा करता रहता है ताकि इसमें सुधार की प्रक्रिया बराबर चलती रहे। तो चलिए, इन सब मुद्दों को जानने के बाद आगे की राह पर बात कर लेते हैं। तो कुल मिलाकर चुनाव आचार संहिता इतनी महत्वपूर्ण होने के बावजूद समय समय पर आलोचना और विवादों का सामना करती रहती है, जो लोकतंत्र और शासन को संतुलित करने की जटिलताओं को उजागर करता है। हालांकि ये भी सच है कि भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देश में ऐसी किसी भी प्रक्रिया का निर्माण करना बहुत मुश्किल है जिससे सभी लोग संतुष्ट हो सकें। इसके अलावा लोकतंत्र के लिए ये भी उतना ही जरूरी है कि किसी भी नियम या प्रणाली के सभी पहलुओं पर विचार करने वाले निष्पक्ष आलोचक भी हों। आलोचकों का तर्क है कि आचार संहिता कभी कभी स्वतंत्र भाषण और अभिव्यक्ति के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। इसके अलावा इसके नियमों को लेकर कुछ राजनीतिक दल अक्सर चुनाव आयोग पर पक्षपात का आरोप लगाते रहते हैं। उनके मुताबिक असमान व्यवहार की धारणा चुनावी प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कमजोर कर सकती है। दरअसल आलोचकों का कहना है कि आचार संहिता की वजह से सरकारी काम प्रभावित होते हैं और बहुत सारी योजनाओं के कार्यान्वयन में देरी होती है।
इसके अलावा चुनाव आयोग पर आचार संहिता के नाम पर मिलने वाले अधिकारों के गलत उपयोग करने को लेकर भी आरोप लगते रहते हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आचार संहिता के नियमों और दंड प्रक्रिया को ज्यादा तार्किक बनाया जाए, जिससे लोगों का लोकतंत्र और चुनाव प्रक्रिया के प्रति विश्वास बना रहे। चूंकि और बेहतर करने की उम्मीद हमेशा मौजूद रहती है, इसलिए जरूरी है कि चुनाव आयोग को भी नियमों को अधिक पारदर्शी और उपयोगी बनाने के लिए समय समय पर इसका मूल्यांकन करते रहना चाहिए। तो चलिए चर्चा को विराम देते हुए नोट कर लीजिए अब आज का सवाल। चुनाव और लोकतंत्र के प्रति जनता का विश्वास बनाए रखने में आदर्श आचार संहिता का क्या योगदान है, विश्लेषण कीजिए। तो व्यूअर्स, आज के एपिसोड में इतना ही। हमारा एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी और खास विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।